हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से आप लोगों का डीएलएड एंड बीएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंड सबसे पहले आपको काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। इस बार आप लोगों के नियम में चेंजेस किए गए हैं। पहले आप लोगों का डोमिसाइल या फिर आप लोगों की जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता था, मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करना पड़ता था, या फिर आप लोगों को फोटो और डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना पड़ता था। इस बार आपके सारे रूल में चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस तरीके से आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा, कितनी बार आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कॉमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता होना चाहिए। एक भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को अपना पासिंग स्टेटस डालना होगा। इट मीन्स कि आप लोगों ने, जैसे अगर आप बीएड करना चाहते हैं, सो आप लोगों को ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना होगा। फाइनल ईयर या फिर ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट किया है, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद देखिए, पासिंग ईयर, कब आपने किस ईयर में पास किया है, फाइनल ईयर या फिर ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद देखिए, आपको अपने इनरोलमेंट नंबर देख के लिखने होंगे मार्कशीट से। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा और आप लोगों को अपना इंस्टीट्यूट फिल करना होगा, राइट। इसके बाद देखिए, रिजल्ट मोड आप लोगों का क्या रहा है वो सिलेक्ट करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों का कितना रहा है एंड ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों को वहाँ पे फिल करने होंगे, राइट। इसके बाद देखिए, ये आप लोगों का बेसिकली बीएड का हुआ। डीएलएड का देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आपको फोटो एंड डॉक्यूमेंट को साइज फॉर्मेट में फिक्स करना होगा, राइट। तो वो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि कितने साइज में आप लोगों को फोटो और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप लोगों का इस बार मूल निवास, यानी कि आप लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, आप लोगों का डोमिसाइल लगने वाला है। इसके बाद देखिए, जाति, अन्य प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होने चाहिए। जाति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पिछले साल भी बहुत से स्टूडेंट ने जाति के सारे डिटेल को फिल किया था, बट वहाँ पे जब आप वो एडमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था। तो वहाँ पे आप लोगों के पास ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सारे मार्कशीट आप लोग ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा, साथ ही फोटोकॉपी भी आप लोगों को लेकर जाना है, राइट। तो आप लोगों के पास जाति अगर आप लोगों का बनता है तो आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद देखिए, 10+2 का मार्कशीट आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करना होगा। किस तरीके से काउंसलिंग करना है आप लोगों के लिए एक डिटेल में वीडियो आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिटेल में बताऊंगी। उसी तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आप कहीं भी किसी पॉइंट में स्टक हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फील नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन में फिर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को इस बार 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी जाति है या फिर आप लोगों के पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का फीस कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी वर्ग के लिए, यानी आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, सभी के लिए 300 रुपीज़ इस बार लगने वाला है। पहले आप लोगों का एसटी एससी के लिए कम पैसा लगता था, 250 लगता था, एंड आप लोगों का जनरल के लिए 300 लगता था। सो इस बार आप सभी के लिए 300 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग किसी यूज़ करके, जैसे यहाँ पे कई ऑप्शंस होते हैं, उसको आप सिलेक्ट करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आप लोग कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को ऐसे कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सके, ठीक है। मिनिमम आप लोगों को एक कॉलेज को तो सिलेक्ट करना ही होगा, अदरवाइज आप लोगों का फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए एक कॉलेज को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करें जहां पे आपका एडमिशन हो सके। 5 से 7 कॉलेज को ही सिलेक्ट कीजिएगा, इससे ज़्यादा आई विल नेवर रेकमेंड, क्योंकि देखिए ऐसे कॉलेज अगर आप सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपका एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है, एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है और सेकेंड टाइम आपको जो भी पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप सोच समझकर वही कॉलेज सिलेक्ट कीजिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप लोगों को सभी कॉलेज का, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना है उस कॉलेज का आप लोग लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद आप लोग काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सो वहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस देना होता है कि सबसे पहले आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बाद आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग डाउट की बात कर लेते हैं। देखिए, कई स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जैसे हम 5 कॉलेज को सिलेक्ट किए, तो फर्स्ट काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा या फिर सेकंड या फिर थर्ड, इस बार आप लोगों की 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। तो किसी भी मेरिट लिस्ट में क्या हमारा नाम पाँचों के पाँचों कॉलेज या फिर जितने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उस सारे कॉलेज में आ सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपका नाम आएगा। जैसे ये मैटर करता है, आपने प्रेफरेंस में किसी पर्टिकुलर कॉलेज को अगर सिलेक्ट किया है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 74 है, ठीक है, और इस कॉलेज का कट ऑफ अगर 74 गया तो सबसे पहला वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। इसलिए प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप सबसे पहले वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो। जिन स्टूडेंट का नंबर कम है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना है। आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग का वेट नहीं करना है, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए, आप लोगों का इस बार फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, आप लोगों के 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। और ये हम नहीं कह सकते कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, क्योंकि पहले आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट आता था, देन आपका 3, पिछले साल आपका 3 मेरिट लिस्ट आया था, और इस बार आप लोगों के 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। तो इसमें हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन क्लोज हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का अलग से शेड्यूल जारी किया जाए। बट कब? जब आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग के बाद भी सीट वैकेंट रहेंगे तो 4 मेरिट लिस्ट है, तो इस बार बहुत ही कम चांसेस है कि थर्ड काउंसलिंग होगा। इसलिए आप सभी को काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग के चारों मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में विदाउट पेमेंट या फिर विदाउट काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई किए हुए आप लोगों को स्विच कर दिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट काउंसलिंग से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा उसमें 4 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, तो 4 मेरिट लिस्ट में से केवल एक बार ही आप कॉलेज को रिजेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है काउंसलिंग किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से कॉलेज को एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप काउंसलिंग में जो भी कॉलेज को प्रेफरेंस दिए हुए हैं, अगर आपको प्रेफरेंस को चेंजेस करना है, तो आप लोगों को जब तक फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट दिया गया है या फिर करेक्शन का लास्ट डेट दिया गया है, तब तक आप लोग विकल्प में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितनी बार भी विकल्प को बदल सकते हैं, परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति आप लोगों की नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों का इस पे भी डिटेल में वीडियो आ जाएगा किस तरीके से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प क्रम भरा गया है वह स्वयं की इच्छा एवं विवेक से भरा जाए। मीन्स आपको डिसाइड करना है कि कौन से कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं एंड उसी कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए, किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है। सलाह दी जाती है कि विकल्प भरने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर ले। इट मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेना है कि कौन कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस डाल देना है। इसके बाद देखिए, जिससे विकल्प भरते समय ज़्यादा कठिनाई ना हो और समय आप लोगों का ज़्यादा न लगे। विकल्प सावधानी पूर्वक भरे, ऐसे संस्था को विकल्प में न ले जहां आप प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं। जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शंस बताए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। इसके बाद देखिए, यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, राइट। उसमें आप लोग करेक्शन फिर नहीं कर पाएंगे। विकल्प लॉक करने के पहले यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार किया जा सकता है, परंतु विकल्प लॉक करने के पश्चात त्रुटि में कोई भी सुधार आप लोगों का नहीं होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि विकल्प लॉक करने के बाद त्रुटि सुधार नहीं हुआ है तो पुनः शुल्क जमा कर पंजीयन एवं विकल्प फॉर्म जमा किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि दस्तावेज का परीक्षण आवंटन संस्था महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे कैसे आप लोगों को वहाँ पे बेसिकली लॉगिन करके काउंसलिंग कराना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जैसे आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है, मैंने आपको बताया है कि आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट है, इसके बाद आप लोगों को 1 दिन दिया जाएगा दावापत्ती के लिए, फिर आप लोगों को 2 दिन के बाद फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका उसी दिन से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो एडमिशन के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आप लोगों को शाम के 5 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों को जो टाइमिंग दिया गया है उसी टाइम पे कॉलेज पे अवेलेबल होना होगा। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फीस पेमेंट के बाद आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रवेश लेने के पश्चात संस्था महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब जैसे आपका सुंदरलाल में होता है कि आप लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉलेज ए मिला है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप कंसल्ट के थ्रू दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आप एडमिशन ले लिए हैं और आप चाहते हैं कि फिर उसे कैंसिल करके फिर से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका रोल नंबर जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार ही आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ है वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना बदलाव कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे बताया गया है अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने या फिर कोई भी प्रोसीजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है, अगर मान लीजिए वहाँ पे बहुत ही कम सीट बच गए हैं तो क्या करेंगे आप कि आपको काउंसलिंग नहीं कराना है, अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा और वहाँ पे आप लोग अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। राइट, तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के बताए गए हैं। लोगों का काउंसलिंग पे डिटेल में वीडियो आने वाला है, किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करना है, सो आप लोग अभी वेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।